Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live in another session of लक्ष्य बैच पावर सिस्टम. तो यार जैसा आप जानते हो लक्ष्य बैच के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं सर्किट ब्रेकर्स वाला पार्ट. उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि किस तरह के क्वेश्चन सर्किट ब्रेकर में कंसेप्चुअली और न्यूमेरिकली पूछे जा सकते हैं. तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन, दैट इज द प्रोटेक्टिव रिलेइंग. तो हम बात करेंगे कैसे रिलेज का यूज किया जाता है एक पावर सिस्टम में टू इंप्लीमेंट द प्रोटेक्शन. और आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि कितनी तरह के रिले एग्जिस्ट करते हैं, कितनी तरह के रिले एग्जिस्ट करते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे. जगदीश बेटा, इस चैनल पे ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स अवेलेबल है. अगर आप देखोगे मैंने व्हाइट बोर्ड पे पूरा सिलेबस कवर किया है पूरे डिटेल्स के अंदर. ठीक है, चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड हियर स्टूडेंट्स. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. ठीक है, तो ये तो बातें हुई भाई मेरे बारे में, ये तो बातें हुई मेरे बारे में. अब लेकिन what you need to know is that all these initiatives are brought to you by Unacademy. Unacademy enable करता है एक एजुकेटर को कि आपके लिए सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट लाई जाएं, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट लाई जाएं. तो दैट इज व्हाट वी बिलीव एट Unacademy, दैट एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स अ चांस एट क्वालिटी एजुकेशन. तो जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उसे भी मिलना चाहिए, नॉट ओनली द प्रिविलेज वंस. और आपके लिए यार फ्री इनिशिएटिव सिर्फ इस यूट्यूब चैनल पे नहीं चलते, आपके लिए फ्री इनिशिएटिव चलते हैं ऑन Unacademy लर्निंग ऐप एज वेल. तो आपको Unacademy ऐप डाउनलोड करना है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, और फिर आपको कोड लगा देना है अंकित ESE, जहां से कि ये फ्री इनिशिएटिव अनलॉक हो जाएगा. ठीक है, तो कोई भी फ्री इनिशिएटिव अनलॉक करना है तो यू हैव टू यूज अंकित ESE. अब मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको एक जगह मिलेंगी यार, वेल अरेंज फॉर्मेट में tinyurl.com/अंकित ESE. लाइव देखना है तो लिंक मिलेगा अपकमिंग स्पेशल क्लास में, और जो ऑलरेडी ले चुका हूं वो अलग अलग फोल्डर्स के अंदर आपको मिल जाएंगी. तो काफी सारे टॉपिक मैंने यहां भी कवर किए हैं, आप लोग देख सकते हो अगर अर्जेंट बेसिस पे कुछ देखना चाहते हो. अब इसके अलावा यार देखो, ये हमारा वीडियो बुक का लिंक है bit.ly/GateLive. यहां गेट लाइव आपको अपर केस के अंदर यूज करना है, और इस चैनल के सभी वीडियोस अलॉन्ग विद देयर PDF आपको मिल जाने वाले हैं. अगर आप चाहें तो यार आप आ सकते हैं Unacademy प्लस पे, जहां आपको मिलते हैं इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स, और कंटेंट के नाम पे आपको मिलता है डेली आपको मिलता है असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज एंड यू गेट क्वेश्चन बैंक. ठीक है, अब इसके अलावा आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, और साथ ही साथ बेटा आपको क्या मिलता है, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, हर चीज मिलती है. और कोई क्लास मिस हो जाए तो यू कैन ऑलवेज वॉच इट रिकॉर्डेड. इससे भी अगर आगे जाना है देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक, जहां प्लस वाले सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद अ पर्सनल कोच. ठीक है, ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी टाइम टेबल बनवाता है, यानी कि स्टडी प्लानर. टीचर्स लगाते हैं आपके साथ सेशन, जैसे कि मैं पर्सनली आज ही सेशन ले आऊं आइकॉनिक वाले बच्चों का. जूम कॉल पे सेशन होता है, नहीं आप डायरेक्टली बात कर सकते हो. देन टेस्ट एनालिसिस, जहां आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाती है. स्टडी मटेरियल, जहां आपको थ्योरी और क्वेश्चन बैंक मिलता है. और बेटा एक डेडिकेटेड डाउट टीम जो कि आपके डाउट इमीडिएटली आंसर करती है. अब अगर यहां पे आप कोड लगाते हो मेरे भाई अंकित ESE, तो यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट. अब इस कोड से आपका फ्री प्लान भी अनलॉक होता है, और प्लस आइकॉनिक पे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट. लेकिन बच्चों जैसा आप जानते हो ये डिस्काउंट बहुत जल्द 5% होने वाला है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे so that you can take the maximum benefit. Okay, other than that yaar, we have started recently our English batch on Unacademy, and soon enough from 1st of March we are bringing new batches, so you can become a part of Unacademy simply by using the code Ankit ESE. Now these batches are running for ECE as well as electrical. Okay, if you use the code Ankit ESE, you will get 1 year subscription at 27 to 25, 18 months, 34 650, 2 year 39 600.
बेटा 2 ईयर को प्रेफर करेंगे क्योंकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम होती है एंड यू कैन ऑलवेज पे इट इन टर्म्स ऑफ ईएमआई विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। आइकॉनिक के लिए जाएंगे तो बेटा 1 ईयर की आपकी फीस होगी 45,225 और 2 ईयर की होगी 66,600। अगेन मैं रिकमेंड करूंगा बच्चे 2 ईयर के लिए जाइए ताकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़े एंड यू कैन ऑलवेज अवेल इट ऑन ईएमआई विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है आशुतोष मेरे भाई, तुम कह रहे हो मशीन में क्वेश्चन वाले वीडियो इंसर्ट करा दो। यार पावर सिस्टम में जब क्वेश्चन करा रहा हूं तो अटेंडेंस एकदम मिनिमम आ रही है। क्वेश्चन एक चीज सोच के देखो ना, क्वेश्चन लगाने वाले बच्चे होते ही कितने, बहुत रेयर। एक्चुअल में ना जनता को बहुत लेट जाके रियलाइज होता है कि यार क्वेश्चन के बिना काम नहीं बनेगा। अब लास्ट ईयर पता है हम इतने सारे क्वेश्चन के इनिशिएटिव लेके आए लेकिन जनता ने अटेंड नहीं किए। लेकिन लास्ट में जब क्वेश्चन कराए ना तो सब लोग पागल थे क्योंकि सबको ये चीज मालूम चल गया कि भाई क्वेश्चन लगाए बिना काम होगा नहीं। अभी अगर मैं मशीन के क्वेश्चन वाले वीडियो भी डालने लगूँ ना तो जैसा आपको पावर सिस्टम में अटेंडेंस दिख रहा है कुछ ऐसा ही दिखेगा। चलो शुरू करते हैं। तो बेटा यहां पे एक लाइन आ गई है हमारे सामने, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। तो बेटा अगर आपको ये चीज सोच के चलना है कि अगर आप खुद को लिमिट कर लोगे, अगर आप ये सोचो मेरी लाइफ में चैलेंज ही ना आए, मेरी लाइफ एकदम स्मूथली चलती रहे, तो बेटा अगर चैलेंज ही नहीं आया ना इसका मतलब है आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। सही रास्ता वो होता है जहां आपके पास भर के चैलेंजेस आते हैं, जहां आपके लिए चीजें टफ होती हैं एंड देन यू ओवरकम दोज चैलेंजेस टू बिकम समथिंग। लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए या फिर कुछ बड़ा बनने के लिए यार अगर चैलेंज ना हो तो रास्ता सही हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना है। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक दिन में 50 क्वेश्चन बना सकता हूं तो ट्राई करो 60। अगर आपको लगता है 3 घंटे पढ़ सकता हूं तो ट्राई करो 4 घंटे। आप अपनी लिमिट्स खुद सेट करते हो मेरे भाई। आपको यह सोच के चलना है कि कितनी आपकी लिमिट है और फिर उसको कैसे ओवरकम करना है। आपकी लिमिट पता है क्या होता है, आपके माइंड में होती है। लिमिट कभी भी फिजिकली डिफाइंड नहीं है, लिमिट कभी भी एक्सटर्नल नहीं है, लिमिट हमेशा इंटरनल है। जितना हमने सोच लिया ना हम कर पाएंगे, उससे ज्यादा हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप ये रियलाइज कर जाओ यार कि आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, तो मैं कह रहा हूं आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने लक्ष्य तक पहुंचने से। लेकिन आपको पहले ये यकीन करना बहुत जरूरी है दैट नोबडी कैन स्टॉप यू अदर देन योरसेल्फ। तो आपके रास्ते में जो कांटा बना हुआ है ना वो आप खुद हो। आपके रास्ते का जो हर्डल है बेटा वो आप खुद हो। ठीक है, अब अगर आप उस हर्डल को ओवरकम कर गए तो आप जीत जाओगे। ठीक है, सतीश कह रहे हैं भाई जो बच्चे रेयर हैं जो क्वेश्चन लगाना चाहते हैं उनको स्पेशली लेके चलना है। सतीश बेटा देखो जितने भी फ्री इनिशिएटिव होते हैं ना उसमें हमें एक ही चीज मिलती है, दैट इज अटेंडेंस, दैट इज क्राउड। और पढ़ाने में बड़ा मजा आता है यार, जब बच्चे बैठे होते हैं ना तो पढ़ाने में मजा आता है। लेकिन बेटा क्या होता है ना, जब वही क्राउड 5 बच्चा 10 बच्चा रह जाता है तो फ्री इनिशिएटिव फेल हो जाते हैं। एक चीज सोच के देखो यार, फ्री एजुकेशन का मोटिव क्या है? फ्री एजुकेशन का ये मोटिव है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एजुकेशन पहुंचानी है। अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव आता है जिसमें बच्चे ही इंटरेस्टेड नहीं है तो एजुकेशन कैसे बच्चों तक पहुंचेगी? ठीक है, कैसे बच्चों तक पहुंचेगी, सोचने वाली बात है। तो बच्चे इसीलिए ये चीज ध्यान रखना कि YouTube या स्पेशल क्लासेस दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग। जबकि प्लस में क्या होता है, अगर एक बच्चा 2 बच्चा भी है तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, बिकॉज वी हैव टेकन एन अमाउंट। हम बच्चे से कुछ चार्ज कर चुके हैं। अब चाहे एक बच्चा अटेंड करे या 2 बच्चा, हमें कोर्स वाइंड अप करना जरूरी है। हमारे लिए सारे कमिटमेंट पूरे करने जरूरी हैं। लेकिन यूट्यूब पे ना यार जब हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, तो हमारा मोटिवेशन सिर्फ आप लोगों से है। अब ये तो यार आप लोगों के ऊपर है ना, आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखते हो या गिरा देते हो, ये टोटली आप लोगों पे डिपेंडेंट है। और मैंने देखा है कि यूट्यूब पे ना सीरियस वाला क्राउड 10% भी नहीं होता है, सीरियस वाला क्राउड बहुत कम होता है। अब यार जब वो बच्चे 10% ही रह जाते हैं ना तो वी फील लाइक कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, शायद हम लोग को इतना कंटेंट नहीं देना चाहिए, शायद हम लोगों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए। पता है इतनी बार मुझे ये फीडबैक आता है टीचर से कि सर इतना मत दो कंटेंट, इतना मत पढ़ाओ यूट्यूब वाले बच्चे को। लेकिन मुझे लगता है नहीं यार, उन बच्चों को भी तो नीड है, उनको भी तो देना चाहिए, वो लोग भी तो एजुकेशन लेना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना आप मेरे बिलीफ सिस्टम को तोड़ देते हो जब आप लोगों की अटेंडेंस नहीं रहती है यार।
मतलब तब क्या होता है ना कि सामने वाले के पास एक पॉइंट होता है कि यार बच्चे आते कहाँ हैं, फ्री में पढ़ना कौन चाहता है, बात ये आ जाती है। और उस समय यार इतना मतलब एम्बैरेसमेंट फील होता है ना कि क्या सच में मतलब ऐसा है कि फ्री वाले स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाहते, क्या सच में ऐसा है इस देश में जो फाइनेंशियली चैलेंज बच्चा है वो नहीं पढ़ना चाहता? मुझे तो नहीं लगता यार, लेकिन दिखता तो ऐसा ही है अभी तक। अब देखो मैंने इलेक्ट्रिकल मटेरियल स्पेशल पे चालू किया, ठीक है, आप लोगों की इतनी डिमांड थी सर ईएससी कराओ ईएससी कराओ, ईएससी चालू किया। आज आप किसी भी ईएससी के सब्जेक्ट की अटेंडेंस देख लेना, वेदर ऑन यूट्यूब और स्पेशल, नहीं मिलेगा, ठीक है। चंद्रा बेटा मैंने आपको बताया ना यार, हम लोगों को भी तो मोटिवेशन चाहिए बेटा, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए, और वो सिर्फ आपसे बनता है, वो सिर्फ आपसे बनता है। अगर मेरी क्लास में कल को 8 या 10 बच्चे बैठे होंगे बेटा, तो मुझे ये लगेगा इससे बेहतर ये है कि उन बच्चों के लिए काम किया जाए जो कम से कम 100-200 आते हैं और वो पेड हैं। मैं ये सोचो ना यार, मैं उनको थोड़ा टाइम देता हूं, ज्यादा टाइम आप लोगों को देता हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि यार वो टाइम ना काट करके रेदर देन उन बच्चों को दो, दे अप्रिशिएट दैट, उन लोगों को अच्छा लगता है, वो अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, उन्हें मजा आता है पढ़ने में और रेगुलरली क्लास भी आते हैं। लेकिन यार जब यही चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप लोग उसका वैल्यू नहीं समझ रहे ना यार, कहीं ना कहीं आप लोग जान ही नहीं रहे हो कि यार कितनी बढ़िया चीज आपको दी जा रही है। यार ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों करना, सोचने वाली बात है कि मैं प्राइवेट कर दूंगा, सोचने वाली बात है। अगर ऐसा करना पड़ेगा मतलब अब आप लोगों को आप ही के करियर के लिए मोटिवेट करने के लिए धमकी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। चलो धवल बेटा मैं ट्राई करूंगा इस पे बात करने का। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप लोग जो चीजें बोल रहे हो कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, धवल जो बोल रहे हैं बेटा, देखो क्या होता है ना, मैं अकेला नहीं हूं। पॉइंट इज कि मेरे साथ एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है अनअकैडमी। मैं मेरे ओपिनियन की वजह से कभी नहीं चाहूंगा कि उस पर कोई इंपैक्ट आए, तो डेफिनेटली आई एम फिगरिंग आउट अ वे दैट आई कैन सपोर्ट दिस मूवमेंट, आई कैन सपोर्ट द स्टूडेंट कम्युनिटी विदाउट हैम्परिंग द ब्रांड, समझ रहे हो? क्योंकि यार देखो मेरी खुद की कंपनी नहीं है, समझ रहे हो ना, मैं ये नहीं चाहता मेरी वजह से यहाँ पे कुछ आँच आए, तो मेरे को एक ऐसा वे फिगर आउट करना है। मैं आप लोगों से करूंगा इस बारे में बात, तो मेरे को कुछ ऐसा वे फिगर आउट करना है जहां पे मैं आपको सपोर्ट भी कर दूं और उसकी वजह से ब्रांड पे कोई इफेक्ट ना आए, दैट आई वांट टू डू, ठीक है। चल तो यार आज बात करेंगे प्रोटेक्टिव रिलेज की, आज बात करेंगे बेटा प्रोटेक्टिव रिलेज की, और हम देखेंगे कितनी तरह के प्रोटेक्टिव रिलेज होते हैं, ठीक है, क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब डिस्ट्रैक्ट मत करो यार, चैट लिख के अब पढ़ लो, ठीक। अब देखो प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है, मैंने आपको सर्किट ब्रेकर के अंदर भी बताया था, रिले और सर्किट ब्रेकर साथ में काम करते हैं ताकि फॉल्ट क्लियर हो पाए। रिले का काम होता है सर्किट के अंदर ये पता लगाना कि भाई किस वजह से फॉल्ट आया है, या सर्किट के अंदर फॉल्ट है या नहीं, ये पता लगाना काम है रिले का। इसके बाद काम क्या है, रिले का काम है जब ये पता लग गया सिस्टम के अंदर कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, कोई फॉल्ट है, तो सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म कर दे कि भाई एक फॉल्ट आ गया है, अब तुम जो है ना इसको डिस्कनेक्ट कर दो। तो ये इस तरह से साथ में काम करते हैं। रिले ये कह सकते हो प्रोटेक्शन सिस्टम का दिमाग है और सर्किट ब्रेकर उसकी बॉडी है। तो दिमाग का काम क्या है, सिचुएशन को एनालाइज करके कमांड देना, और बॉडी का काम क्या है, उस कमांड को एग्जीक्यूट करना। ऐसे रिले एबनॉर्मल कंडीशन सेंस करके सर्किट ब्रेकर को बताएगा और फिर सर्किट ब्रेकर उसको ट्रिप कर जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो यार देखो, इट सेंड्स अ सिग्नल टू सर्किट ब्रेकर टू रिमूव फॉल्टी पार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सिस्टम, टू रिमूव फॉल्टी पार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सिस्टम। अब रिले सेंस क्या करता है यार, रिले इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को सेंस करता है एक सिस्टम में, जैसे वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस या फिर फेज एंगल। कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को सेंस करके ये जज करता है कि क्या सब कुछ सही है या फिर कुछ ना कुछ सर्किट के अंदर गड़बड़ है। ये पता लगाना जो है ये रिले का काम है। तो इट्स लाइकली टू चेंज ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, करंट, वोल्टेज, फेज एंगल एंड फ्रीक्वेंसी।
तो रिलेज जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पे काम करते हैं। बात समझ में आई मेरी? बात समझ में आई? चल, तो जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं आप उनको ऑब्जर्व करोगे और आप ये चेक करोगे कि क्या आपके सर्किट में कोई फॉल्ट है। अब प्रोटेक्टिव जोन के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं यार। प्रोटेक्टिव जोन क्या होता है? पावर सिस्टम का एक ऐसा रीजन जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटेक्शन स्कीम से सुरक्षित रखा गया हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन जोन। यानी जिस रीजन के अंदर एक पर्टिकुलर स्कीम यूज हो सकता है किसी रीजन में ओवर करंट की बात करें, किसी रीजन में कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेक करें, किसी रीजन में कम या ज्यादा वोल्टेज चेक करें, किसी रीजन में वोल्टेज और करंट का फेज एंगल चेक करें। यानी कि एक स्कीम जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी को ट्रैक कर रही है, उस चीज के बारे में अगर हम ऑब्जर्व करें, उस चीज को अगर हम सर्किट में ऑब्जर्व करें, तो जितने हिस्से में वो ऑब्जर्वेशन ली जा रही है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन जोन। बात को समझो। द रीजन इन अ पावर सिस्टम विच इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर प्रोटेक्शन स्कीम। तो दो तीन चीजें हो गई, रीजन इन अ पावर सिस्टम एंड अ पर्टिकुलर प्रोटेक्शन स्कीम। ये दोनों मिला के क्या बन जाता है? प्रोटेक्शन जोन। अब देखो, जैसे ये वाला जो रीजन है ना, अंदर वाला जो बॉक्स है, ये है 1, ये भी है 1। तो 1 का मतलब है जनरेटर प्रोटेक्शन जोन। 1 का क्या मतलब है? जनरेटर प्रोटेक्शन जोन। अब ये जो बाहर वाला बक्सा है ना, ये है 2। इसमें क्या आ रहा है? जनरेटर आ रहा है और बेटा ट्रांसफॉर्मर आ रहा है। ठीक है, तो ये है जनरेटर ट्रांसफॉर्मर यूनिट प्रोटेक्शन जोन। फिर ये 3 वाला है, 3 में क्या आ रहा है? बस बार। तो 3 इज द बस बार प्रोटेक्शन जोन। फिर 4, ये वाला 4 है, ये जो बॉक्स है, इसमें क्या आ रही है? ट्रांसमिशन लाइन। तो इट इज द ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन जोन। बात को समझो। यहां पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या एक पर्टिकुलर पावर सिस्टम के हिस्से को एक पर्टिकुलर स्कीम से प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन जोन। अब प्रोटेक्शन जोन बेटा क्या होता है? इट इज ऑलवेज ओवरलैप। तो हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन जोन्स जनरली ओवरलैप। सर ओवरलैप क्यों करवा रहे हो? जनरली ओवरलैप so that every part of power system is protected by more than one protection scheme। यार ऐसा सोचो ना भाई, इतना रिस्क थोड़ी लेंगे कि एक की जिम्मेदारी छोड़ दी कि भैया एक रिले को बोल दिया तू ही देख कि फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं ना, हम सेफ्टी एंश्योर करने के लिए एक बैकअप भी लेके चलते हैं कि अगर मान लो जो मैंने रिले लगाया है वो काम नहीं कर पाया तो उसके बदले कोई और काम कर दे। मेरा मोटिव क्या है कि भैया जो फॉल्ट आया है उसको क्लियर करना है, फॉल्ट को डिटेक्ट करके फॉल्ट को सिस्टम से हटाना है, ये मेरा मोटिव है। अब अगर ऐसा है तो एक कोई काम नहीं कर पाए तो दूसरे को भी ये जिम्मेदारी देना जरूरी है कि भाई अगर उससे काम नहीं हुआ फिर जिम्मेदारी तेरी है, अगर उसने कर दिया तो बहुत बढ़िया। समझ गए? इसीलिए क्या होता है, देखो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट आप कॉलेज के अंदर करते हो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम टीम में डिवाइड करते हैं। क्यों कर देते हैं कि भैया टीम में कोई ना कोई तो कर ही लेगा, बाकी लोग छापेंगे तो भी काम पूरा हो जाएगा। इसीलिए एक सिंगल रिले को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना बहुत रिस्की है। आप उसके मल्टीपल रिलेज को दो बट प्रायोरिटी एक को दे दो कि भाई पहली जिम्मेदारी तेरी है, अब तुझसे नहीं हुआ तब दूसरा पिक्चर में आएगा, उसने ही कर दिया तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। बहुत ही बढ़िया। अब इसी बात पे कॉन्सेप्ट आ जाता है प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन का। प्राइमरी प्रोटेक्शन का मतलब है वो प्रोटेक्शन स्कीम जिसकी मेन जिम्मेदारी है फॉल्ट को क्लियर करने की। मान लो जैसे एक जनरेटर लिया, ये लिखा तो है प्राइमरी एंड बैकअप। नितिन रुको तो सही बेटा। अब मान लो एक जनरेटर लिया, उसके अंदर ओवर करंट रिले लगा,
सपोज ये हो गया प्राइमरी की करंट जब भी बढ़ेगा तो ये रिले काम करेगा, लेकिन एक और रिले जो है हम दोबारे लगाएंगे जिसका काम ये, अगर पहला रिले नहीं चला तब वो ऑपरेट करेगा। अरे बाप रे, तुम लोग ना बीच बीच में कमेंट ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग डालते हो ना कि फ्लो तोड़ देते हो। तो देखो, प्राइमरी प्रोटेक्शन इज द मेन प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग अ मशीन, is the main or essential protection. As a precautionary measure, an additional protection is generally provided. तो बेटा ये जो बैकअप है ना, this is your additional protection. अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हुई तब बैकअप प्रोटेक्शन एक्शन में आएगी और रिमूव्स द फॉल्टी पार्ट। समझ गए? अगर प्राइमरी फेल हो गई, इससे काम नहीं हुआ तो फिर दूसरा काम करेगा। ऐसे सोचो, मान लो आपने किसी बंदे को उड़ाने की सुपारी दे दी कि भैया इसको मारना है, लेकिन आप वही सुपारी दूसरे बंदे को दे रहे हो कि अगर वो नहीं मार के आया तो तू जाएगा। अब ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अभी जो है ना सैटरडे को मैं वो देख रहा था बाहुबली 2, बहुत टाइम हो गया था देखे हुए। अब बाहुबली 2 में मैंने क्या गौर किया, जैसे भल्लाल देव था, उसने क्या बोला कि हो सकता है कटप्पा ना मारे बाहुबली को, तो उसने और लोग भेजे। अब मैं नाम तो भूल गया उनका, क्या नाम था, कुछ नाम था ना, चलो, और लोग भेजे थे कि अगर इसने नहीं मारा तो वो मार देंगे। तो बेसिकली यही होता है बैकअप, कि अगर एक बंदा फेल हुआ तो दूसरा उसको एग्जीक्यूट कर दे। चलो अब देखो, बैकअप वाली मेन बन जाती है, ये वाली लाइन पढ़ना, बैकअप प्रोटेक्शन एक्ट्स एज द मेन प्रोटेक्शन व्हेन प्राइमरी प्रोटेक्शन इज अंडर मेंटेनेंस। निष्ठा बेटा अभी जो शुरू किया है रिले, डायरेक्शनल कहां पहुंच गए, समझ रहे हो, बहुत दूर है अभी डायरेक्शनल। तो बेटा जब देखो कोई भी रिले है या कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर वियर एंड टीयर तो होता है ना, वियर एंड टीयर होता है, तो उस सिस्टम को कभी कभी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसका हो सकता है कोई पार्ट रिप्लेस करना पड़े, कहीं ऑयलिंग करनी पड़े, ये सारी चीजें भी करनी पड़ती हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस। भैया जैसे आपको ना बॉडी को मेंटेन करने के लिए सोना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, 24 घंटे पढ़ नहीं सकते, तो इसी तरह से सिस्टम को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अब जब मेंटेनेंस में जब आप सो रहे हो तो ऑब्वियसली रीडिंग तो करोगे नहीं, इसी तरह से जब रिले आपका सो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, तो दूसरे रिले को फिर इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऐसे सोच के देखो, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे आप चले गए, अब कुछ विजुअलाइज मत करने जाना कि सर लॉन्ग ड्राइव पे किसे लेके जाएं। एक सिंपल सी बात सोचो, 2-3 लोग हैं, ग्रुप में चले गए, कहीं घूमने चले गए रोड ट्रिप पे। अब क्या होता है, एक बंदा ड्राइव कर रहा है, बाकी लोग रेस्ट कर रहे हैं। अब जब वो बंदे को नींद आएगी, वो था प्राइमरी, तो बैकअप वाला ड्राइविंग करेगा और प्राइमरी वाला मेंटेनेंस में यानी कि सोने में चला जाएगा। ठीक है, अब रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव पे मत चले जाना, वापस आ जाओ लेक्चर के अंदर, लेक्चर में ध्यान देंगे। समझ आया? बैकअप वाला मेन बन जाता है जब प्राइमरी मेंटेनेंस में होता है, बट दे शुड नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन विथ प्राइमरी रिलेज। भाई कुछ कॉमन मत रखना, पता चला प्राइमरी खराब हुआ, साथ साथ बैकअप भी गया। समझ रहे हो? अगर प्राइमरी और बैकअप के अंदर कोई भी क्वांटिटी कॉमन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो क्या होगा, जैसे ही प्राइमरी खराब होगा तुरंत ही बैकअप भी खराब हो जाएगा। इसीलिए कभी भी साथ में कनेक्टेड नहीं रखना। ठीक है, अब अगला, बैकअप रिलेइंग इज प्रोवाइडेड फॉर मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ फॉल्ट दैट इज शॉर्ट सर्किट। भाई हर जगह अगर बैकअप देने लगेंगे तो होगा क्या, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। हर रिले का थोड़ी ना बैकअप बना सकते हो, इसीलिए सिर्फ उन फॉल्ट्स के लिए बैकअप दो जो ज्यादा खतरनाक हैं, जो कि सिस्टम को ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। छोटे मोटे फॉल्ट के लिए थोड़ी ऐसा सोचो, छोटी मोटी ट्रिप पे थोड़ी ना तुम्हें बैकअप ड्राइवर चाहिए, लंबी ट्रिप पे चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पे चाहिए। जैसे दिल्ली से राजस्थान चले गए, अब डिस्टेंस बढ़ गया, या हो सकता है कोई अपना एकदम भैया बाहुबली टाइप बंदा हो जो दिल्ली से आ जाए बैंगलोर, तो फिर चाहिए, फिर तो एक नहीं कई बैकअप चाहिए। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस या लंबे फॉल्ट पे आता है या बड़ा फॉल्ट आता है तो बैकअप की बात करते हैं। छोटे मोटे फॉल्ट पे किस बात का बैकअप, चलने दो, एक ही काफी है, नहीं चला तो नहीं चला, छोटा ही तो फॉल्ट था, क्या बिगाड़ेगा। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना,
कोई भी सिस्टम या पावर सिस्टम की जब बात करते हो ना, कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कॉस्टिंग वाला पार्ट। तो कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आ जाते हैं। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहे थे ना, नितिन बोल रहे थे शायद, एनर्जाइजिंग क्वांटिटी। सर ये एनर्जाइजिंग क्वांटिटी क्या है? अच्छा, कश्मीर से बैंगलोर गए हो ट्रक में, बेटा हम तो अपने कॉलेज से हॉस्टल तक ही जाते थे ट्रक में, इससे ज्यादा दूर कभी ट्रक में चले नहीं। हाँ ये देखो स्टेफनी की बात हो रही है, लॉन्ग ड्राइव में एक स्टेफनी भी रखनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा टायर भी रखना चाहिए बैकअप की तरह। अब हुई ना बात, अब हुई ना रिलेट करने वाली बात। नितिन बेटा थोड़ा सा थम जाओ, सारी बातें समझाऊंगा, तुम तो एकदम आगे से आगे भाग रहे हो हैं। कहां पे अभिषेक, यूट्यूब पे कि प्लस पे? रुक जाओ बेटा। एनर्जाइजिंग क्वांटिटी का क्या मतलब है? एनर्जाइजिंग क्वांटिटी वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जिसपे एक रिले ऑपरेट करता है। अगर मान लो एक रिले करंट देख के ऑपरेट कर रहा है तो उसकी एनर्जाइजिंग क्वांटिटी क्या हुई? करंट। कोई वोल्टेज देख के चल रहा है तो वोल्टेज, कोई इंपीडेंस देख के चल रहा है तो इंपीडेंस, कोई डिफरेंशियल देख के चल रहा है तो डिफरेंशियल। अरे YouTube पे प्लेलिस्ट बनवा देंगे मेरे भाई, प्लेलिस्ट का मैंने बोला हुआ और प्लेलिस्ट बनी हुई भी है। बस क्या होता है ना, प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो दिख जाएगी बंधु। प्लेलिस्ट अगर सर्च करोगे सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। बट यार सारी चीजें होम पेज पे नहीं आ सकती ना मेरे बच्चों। सारी चीजें अगर होम पेज पे आ गई तो बेटा होम पेज इतना बड़ा हो जाएगा, स्क्रॉल करते करते थक जाओगे। बाय द वे मैं रीस्ट्रक्चरिंग करा रहा हूं, मैंने बोला था आई अगेन फॉलो अप कि हुआ क्यों नहीं, ठीक है। चलो, अरे भाई ये देखो हवा में चल रहे हैं, मोर रिले का कंस्ट्रक्शन बताओ। अरे भाई रुक तो जाओ, आज रिले शुरू हुआ है। एक काम करते हैं ना, तुम ये कम है ये नहीं बोल रहे सर रिले के सवाल लगवा दो आज ही। यार पढ़ाने भी दोगे कि पहले आगे से आगे के टॉपिक करते रहेंगे? एक काम करते हैं ना, अगली बार से लाइव आ जाया करेंगे, बोलेंगे बेटा रिले का नाम लो। अच्छा मोर रिले, लो 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 लो, ये हो गया मोर रिले। अगला डिफरेंशियल रिले, अच्छा ये लो डिफरेंशियल रिले। ऐसे होगी क्या टीचिंग? सीक्वेंस में होगी ना मेरे भाई, एक एक करके जाएंगे, लेकिन कहां इतना सबर। चलो समझ आया एनर्जाइजिंग क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसके बेसिस पे, जिसके दम पे एक रिले काम करता है, उसे कहते हैं एनर्जाइजिंग क्वांटिटी। फिर है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है जब एक रिले ये पता लगा ले कि फॉल्ट आया है, यानी रिले जब डिटेक्ट कर ले फॉल्ट को, यानी रिले की कॉइल एनर्जाइज हो जाए, तब हम उसे कहते हैं पिकअप। व्हेन द रिले मूव्स फ्रॉम ऑफ पोजीशन टू ऑन पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज रिले पिकअप, ठीक है। जब एक रिले ऑफ से ऑन हो जाए तब उसे कहा जाता है पिकअप, ठीक है। अब फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, यार फॉल्ट क्लियरिंग टाइम के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले रिले डिटेक्ट करता है फॉल्ट आया है, उसके कुछ टाइम में ये बात सर्किट ब्रेकर के कानों तक पहुंचती है। अब ये मत सोचना सर्किट ब्रेकर में कान लगे होते हैं, माने सिग्नल पहुंचता है रिले से सर्किट ब्रेकर तक पहुंचा। अब भैया उसकी प्लेट सेपरेट होने में कुछ टाइम लगेगा, प्लेट सेपरेट होंगी तो बीच में आर्क बन जाएगा, अब आर्क को बुझाने में टाइम लगेगा, तो 3 टाइम हो गए। रिले से बात पहुंची सर्किट ब्रेकर तक, सर्किट ब्रेकर की प्लेट अलग हुई, सर्किट ब्रेकर की आर्क बुझाई गई। ये 3 टाइम मिला के बनाते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। जस्ट रुको मैं लिख भी देता हूं। तो हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट क्लियरिंग टाइम is time of operation of relay plus time of operation of circuit breaker plus time of arc, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया भी था। हाँ, एक्चुएटिंग और एनर्जाइजिंग क्वांटिटी एक ही बात है, समझ में आई बात? तो देखो हम क्या कहते हैं, मान लो किसी एक इंस्टेंट पे फॉल्ट आया ना, अब इसे सेंस करके सर्किट ब्रेकर तक पहुंचाने में बात, यहां पे रिले ऑपरेटिंग टाइम आता है। तो इस दौरान क्या होता है रिले ऑपरेटिंग टाइम में?
रिले ऑपरेटिंग टाइम में रिले इन्फॉर्म्स सर्किट ब्रेकर अबाउट फॉल्ट। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बेटा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं। ये वाला टाइम बहुत छोटा होता है, मेजर नहीं होता। अब इसके बाद क्या होता है यार, इसके बाद आर्क बन जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आर्क एक्सटेंशन पे। तो यहां पे फॉल्ट क्लियर्ड, फाइनली फॉल्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, फाइनली आपका फॉल्ट क्लियर हो जाता है। ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ। चलो अब अगला टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल। सर ये टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल क्या है यार? अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के रिले होते हैं, एक प्राइमरी और एक बैकअप। प्राइमरी वो जिसकी पहली जिम्मेदारी बनती है फॉल्ट को क्लियर करने की, फॉल्ट को क्लियर करने की। अब इसके बाद क्या होता है, बैकअप रिले का काम है, अगर फॉल्ट प्राइमरी से नहीं क्लियर हुआ तो बैकअप करेगा, तो वो बैकअप करेगा क्लियर। ठीक है, अब मेरे से ये पूछा जा रहा है कि सर आप प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हो या नहीं? बेटा मैं प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करूं ना करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट इन माय हैंड्स। सेकंड ऑफ ऑल मैं किसी भी पॉलिसी पे विदाउट नोइंग इट कंप्लीटली आई डोंट कमेंट ऑन इट। एक बार कोई पीएसयू प्राइवेटाइज होती है, देन वी गेट टू नो हाउ दे विल बी रिक्रूटिंग, देन इट्स बेटर टू कमेंट। ठीक है, एक बार पता तो चले यार। एक एग्जाम्पल सामने आया जो कि रिसेंटली प्राइवेटाइज हुआ और वो गेट से चला गया या किसी गवर्नमेंट एग्जाम से बाहर चला गया, तो देन तो आई विल से कि इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट। लेकिन जब तक हुआ नहीं, जब तक बात सिर्फ ये हो रही है, भाषणबाजी हो रही है कि प्राइवेटाइज करेंगे प्राइवेटाइज करेंगे प्राइवेटाइज करेंगे, तो बेटा मैं सपोर्ट या अपोज क्या करूं? अभिषेक नया बैच बेटा 1 मार्च से आएगा और कमलेश इस बारे में मैंने लेक्चर के शुरू में बोला, एक बार जाके चेक करो। ठीक है, चलो अब टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? टाइम ग्रेडिंग का मतलब होता है प्राइमरी और बैकअप में डिफरेंशिएट करने के लिए सबका। भार्गवी पूछ रही है अगर बैकअप ऑल्सो फेल तो बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब क्या होता है कि प्राइमरी और बैकअप में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऑफ ऑपरेशन को स्केल करते हैं। टाइम ऑफ ऑपरेशन को स्केल करने का मतलब कि प्राइमरी का टाइम कम रखो और बैकअप का टाइम ज्यादा रखो। तो प्राइमरी को कम से कम टाइम में ऑपरेट करना है, बिकॉज पहली जिम्मेदारी प्राइमरी की है। अब अगर प्राइमरी नहीं कर पाया ऑपरेट तो बैकअप इंतजार करेगा, फिर बैकअप ऑपरेट कर जाएगा। तो बैकअप इंतजार करता है, अच्छा चलो बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो, बाप बाद में आएगा। समझ रहे हो, पहले बच्चों को खेलने दो, पापा तो बैठे हैं, फिर वो बाद में आते हैं। तो अब यहां पे हम क्या कहते हैं, टू डिफरेंशिएट between primary and backup protection, to differentiate between primary and backup protection, time of operation of primary relay is kept smaller than backup। ठीक है, इसे हम टाइम ग्रेडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब टाइम ग्रेडिंग के नाम से जानते हैं, जैसे सपोज देखो यहां पे फॉल्ट आया, तो पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है यार? पहली जिम्मेदारी इसकी बनती है, क्योंकि ये फॉल्ट के करीब है। अब आप देखो इसका टाइम भी कम है ना, मैं नाम दे देता हूं यार, तो मैं कहता हूं फॉल्ट बियॉन्ड सी, फॉल्ट बियॉन्ड सी। तो आप अगर यहां पे देखोगे टीसी लेस देन टीबी
लेस देन TA, तो रिले एट C मस्ट ऑपरेट। अब आप कहोगे सर ये तो आपने जुगाड़ कर लिया भाई, ये तो आपने जुगाड़ कर लिया सर, क्योंकि फॉल्ट अगर B के बाद आता, फॉल्ट अगर B के बाद आता तो भी तो C ही पहले ऑपरेट करता, क्योंकि C का टाइम कम है। आप लोग ये बोलोगे ना कि सर अगर फॉल्ट B के बाद आता तब भी तो C ऑपरेट करता, क्योंकि C का टाइम कम है। मैं कहूंगा नहीं मेरे भाई, क्यों नहीं? अगर फॉल्ट आता यहां तो करंट कैसे जाता? ऐसे, करंट C तक पहुंचता ही नहीं। अगर फॉल्ट बिटवीन B एंड C होता तो IF डज नॉट रीच C, बीच में ही फॉल्ट में चला गया। अब जब फॉल्ट करंट C तक पहुंचा ही नहीं तो C तो ऑपरेट कभी करेगा ही नहीं। फिर क्या बोलोगे? फिर बोलोगे TB लेस देन TA, तो रिले एट B ऑपरेट्स, रिले एट B ऑपरेट्स। ठीक है भाई, B वाला रिले ऑपरेट करेगा। बेटा कैप्टन कूल ये वाली वीडियो पूरी देखो, इसके शुरू में मैंने बात किया। आप लोग सेशन के बीच बीच में आके अगर आप चाहोगे कि मैं पढ़ाना छोड़ करके एक ही चीज पे ज्यादा बातें करूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। और मैंने कल का नहीं बोला है भाई, सर बोलेंगे कल 1 घंटा, ऐसा मैंने नहीं बोला है। मैंने बोला मैं इस पे बात करूंगा, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी इश्यूज, तो आई हैव टू डिस्कस विद हायर मैनेजमेंट एज वेल दैट वी प्राइवेटली वांट टू टॉक अबाउट दिस, नॉट ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म बट ऑन आवर इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो ये चीज बात करनी बहुत जरूरी है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे प्रमोट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिससे कि अन अकेडमी को भी कोई इशू ना हो और बच्चों की भी हम सहायता कर पाए। ठीक है, सब चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है बेटा। चलो अब सिलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन देखो, जब से डिस्क्रिमिनेशन पे ही बात हो रही थी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो फिर ये शेड्यूल पूछने आ गया। अभी बेटा तुम जब कभी दिखते हो सिर्फ शेड्यूल ही क्यों पूछ रहे होते हो बताओ, ऐसा क्यों है? अब देखो सिलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सिलेक्टिविटी क्या होती है? ऐसा तो नहीं है बेटा तुम लेक्चर बेच रहे हो कहीं डाउनलोड करके पेन ड्राइव में डाल के कि सर कब तक आएगा, बच्चों की डिमांड आ रही है इसके बारे में कि भैया लोड फ्लो कराओ, तो ये कब तक आ रहा है? ऐसा वैसा तो नहीं कर रहे हो ना कुछ? चलो अब देखो सिलेक्टिविटी क्या है। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है रिले और सर्किट ब्रेकर ये पहचाने कि फॉल्ट आया कहां है और फिर उस फॉल्टी पार्ट को डिस्कनेक्ट करें। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिंग द फॉल्टी पार्ट। ऐसा सोचो, मान लो फॉल्ट आ जाए ट्रांसमिशन लाइन में, अब रिले डिस्कनेक्ट कर दे रहा है जनरेटर को। ठीक है, रिले डिस्कनेक्ट कर दे रहा है जनरेटर को। अब ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि एक जनरेटर कई एरियाज को सप्लाई कर रहा था। जस्ट बिकॉज एक एरिया में फॉल्ट आया, एक एरिया की गलती थी, तो सारे एरियाज को डिस्कनेक्ट करना गलत है। समझ आया? समझ आया मेरे भाई? तो सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है? जिस पार्ट में फॉल्ट है उसे सिलेक्ट करो, उसको रिमूव करो और तब आपका सिस्टम बढ़िया से वर्क करेगा। अरे निकितिन अभी तो लिखवाया बेटा आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम, रिले ऑपरेटिंग टाइम। प्री आर्किंग टाइम क्या है? सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम। आर्किंग टाइम कौन सा है? जो आर्क एक्सटिंक्शन का लिखवाया था, देखो अभी ये तो लिखवाया, ये वाला जो टाइम है ये प्री आर्किंग टाइम है। ये वाला आर्किंग टाइम है। ठीक है, अभी तो मैंने पूरा तुम्हें समझाया। अब देखो ये लिखा, सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है? ये है आपकी सिलेक्टिविटी, शुड सिलेक्ट द फॉल्टी पार्ट एंड शुड आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट। ये सिलेक्टिविटी है, ये रिडेफिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है सर? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है रिले ये पहचाने कि कौन सा फॉल्ट उसके जोन में है और कौन सा फॉल्ट उसके जोन के बाहर है। अब ये देखा है आपने, जैसे कभी कभार कहीं मर्डर हो जाता है मूवीज के अंदर। ठीक है, कभी कभार कहीं किसी मूवी के अंदर मर्डर हो जाता है। अब जो होता है ना, जिसका मर्डर हुआ उसके परिवार वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन।
अब वो कहते हैं भाई हमारे बेटे का मर्डर हो गया, हमारी बहू का मर्डर हो गया, हमारे बाप का मर्डर हो गया। पुलिस वाले क्या कहते हैं, ये मर्डर भाई हमारी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हुआ है, आप फलाने वाले थाने में जाओ, इस थाने में इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। होता है ऐसा मूवीज के अंदर। ये है डिस्क्रिमिनेशन कि रीले कह दे भैया फॉल्ट उसके जोन में, मुझे सोने दो, मैं नहीं करूंगा इसको क्लियर। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, मान लो एकदम जोशीला रीले लग गया हमारा जनरेटर के पास, एकदम जोश वाला रीले लग गया, कहीं भी फॉल्ट आ रहा है भाई डिस्कनेक्ट मैं ही करूंगा, चाहे जो हो जाए इसे तो मैं डिस्कनेक्ट करके रहूंगा। तो बेटा फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फॉल्ट कहीं भी कितनी भी दूर आएगा एक्शन यही लेगा। मान लो सिंघम टाइप लग गया, अब सिंघम टाइप अगर हमारा रीले लग गया तो कहीं भी क्राइम हो रहा है ऑपरेट यही करेगा। अब ऐसे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है ना फिर सिस्टम में। तो सिस्टम तभी चलता है जब जिसके रीजन में फॉल्ट है वही ऑपरेट करे, जिसके रीजन के बाहर है वो जोड़े हाथ कि भैया हमारे रीजन के बाहर है, हमको बख्श दो। तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो देखो इट शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन, ऑल्सो इट शुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट फॉल्ट बियॉन्ड इट्स प्रोटेक्टिव जोन। समझ आया नितिन, समझ आया? अब सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी यानी एनर्जाइजिंग क्वांटिटी एट विच प्रोटेक्शन स्टार्ट्स ऑपरेटिंग, ओके, डिवाइडेड बाय मिनिमम ऑपरेटिंग करंट। तो मिनिमम ऑपरेटिंग करंट एंड द मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट। तो मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब क्या है, मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब है फॉल्ट में कम से कम कितना करंट आएगा, और मिनिमम ऑपरेटिंग करंट जितने करंट पे रिले ऑपरेट कर जाए। अब मुझे बताओ फॉल्ट का जो मिनिमम करंट है या रिले का मिनिमम करंट ज्यादा कौन होगा, क्या फॉल्ट का मिनिमम ज्यादा होगा या रिले का ऑपरेटिंग मिनिमम ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। तो डाई हार्ड फैन हो तो एक काम करो, मुझे घर ले चलो, वहीं बैठा के तुम्हें पढ़ा दूंगा। ठीक है, जब तुम जिस दिन बोलोगे लोड फ्लो, किसी दिन बोलोगे प्रोटेक्शन। बेटा डाई हार्ड फैन हो तो क्या हुआ, एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक जाओगे कि एक साथ सारा पावर सिस्टम खा जाओगे? बताओ, 80-100 घंटे का सब्जेक्ट है यार, 100 घंटे तो देने पड़ेंगे ना फिर। जल्दी बताओ कौन बड़ा, आईएस या आई नॉट? बहुत बढ़िया, आईएस बड़ा। दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। भाई फॉल्ट का करंट ज्यादा होना चाहिए तभी तो रिले पहचानेगा। अगर रिले कह रहा है, देखो रिले कह रहा है मैं 5 एम्पियर से ऊपर मानता हूं फॉल्ट है, और फॉल्ट का करंट है 4 एम्पियर, तो भैया वो 5 एम्पियर पे मानता है फॉल्ट है, 4 को तो वो कह देगा ये किस बात का फॉल्ट है ना, कह देगा बड़ा आया फॉल्ट बनने, ये बनेगा फॉल्ट। 4 एम्पियर का नहीं मानेंगे, वो मानेगा 5 के ऊपर। तो बेटा 5 के ऊपर जब वो फॉल्ट मान रहा है तो मिनिमम फॉल्ट करंट 5 से ज्यादा ही होना चाहिए। समझ गए, मिनिमम फॉल्ट करंट 5 से ज्यादा ही होना चाहिए, इसीलिए आईएस मस्ट बी ग्रेटर देन आई नॉट। अब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है लीस्ट फॉल्ट किस में होता है? बेटा लीस्ट प्रोबेबिलिटी जनरेटर में होती है क्योंकि मोस्ट हैवीली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जनरेटर सबसे रेयरली खराब होता है। रिलायबिलिटी, अब यार ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे द्रविड़ था हमारी टीम में, अब द्रविड़ का क्या होता था बेटा, कितने भी विकेट गिरे जाएं वो एक तरफ से खड़ा रहता था। ऐसे ही रिलायबिलिटी क्या होती है भैया, ऐसा ना हो सिस्टम में तो फॉल्ट आया, रिले में भी फॉल्ट है। अब भाई रिले के प्रोटेक्शन के लिए एक और रिले थोड़ी लगाओगे, सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम, फिर प्रोटेक्शन सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए एक और, फिर एक और, ये तो इंसेप्शन बन जाएगा, सपने के अंदर सपने के अंदर सपना। ऐसा थोड़ी होता है। तो बेटा रिले ऐसा लगाओ कि रिले जल्दी डैमेज ना हो, क्योंकि रिले डैमेज हुआ तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। अब ऐसा सोचो जैसे हमारी सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वाले हैं, तो प्रोटेक्शन सिस्टम है, कल को यार वही लोग क्राइम करने लग जाएं फिर क्या होगा, फिर हो गया ना बेड़ा गर्क पूरी सोसाइटी का। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए रिलायबिलिटी का मतलब है रिले में कभी फॉल्ट ना आए। अब स्पीड, भैया रिले ज्यादा तेज भी ना बने और ऐसा भी ना हो एकदम धीमे हो, यानी रिले ना तो बने भैया धोनी और ना ही बने द्रविड़। बैलेंस इनिंग खेले सचिन की तरह, विराट की तरह बैलेंस पारी खेली जाए, क्योंकि ज्यादा जल्दी हुआ तो बेटा सब ट्रांजिएंट रीजन में चल गया, सब ट्रांजिएंट में इतना करंट है वैसे ही सर्किट ब्रेकर में हाहाकार मच जाएगा। ज्यादा धीरे चला स्टेडी स्टेट तक रुक गया, स्टेडी स्टेट तक तो सिस्टम ही नहीं रुकेगा, रिले का क्या करूंगा भाई, जब सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा इतनी देर के अंदर, तो रिले का करूंगा क्या?
समझ रहे हो? ये वो वाली बात हो गई कि पूरी गाड़ी डैमेज हो गई और तुम स्टीयरिंग व्हील लेके बैठे हो, पूरी गाड़ी उड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बीच में ऑपरेट करना चाहिए ट्रांजिएंट में, ना तो किसमें, सब ट्रांजिएंट में, क्योंकि सब ट्रांजिएंट में क्या होगा, करंट इतना ज्यादा है, आर्क इतनी खतरनाक बनेगी, पूरा सर्किट ब्रेकर जला देगी। और क्या कहते हैं, इतना धीरे भी नहीं कि स्टेडी स्टेट तक वेट किया, क्योंकि जब इतनी देर तक फॉल्ट रह जाएगा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत जल्दी अगर ऑपरेट करोगे, यानी सब ट्रांजिएंट रीजन में इतने हाई करंट पे अगर प्लेट सेपरेट हुई तो आर्क इतनी डेंजरस बनेगी दैट यू कांट एक्सटिंग्विश इट। अगर हम कहते हैं कि रिले, इफ लिख देता हूं, नहीं तो फिर बोलोगे, इफ रिले ऑपरेट्स इन सब ट्रांजिएंट रीजन, in sub-transient region, then क्या होता है, arc is very very dangerous। ऐसा क्यों? क्योंकि हाई करंट है। अब ये जो आर्क है ना, ये सर्किट ब्रेकर को डैमेज कर देगी, इसीलिए हम कहते हैं बहुत तेज नहीं बनना चाहिए। समझ गए? ये क्लियर हुआ? हाउ ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज इज सप्रेस्ड इन सर्किट ब्रेकर। बेटा ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज आपकी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होगी, उसको आपको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई चेंज करना पड़ेगा। चलो अब टाइप ऑफ रिले यूनिट, अब बेसिक हो गया हमारा कि टाइप ऑफ रिले पे आते हैं। रिले कितनी तरह के होते हैं, किस तरह का रिले बनाया जाता है। तो यहां मैं बात करूंगा रिले के अंदर की वर्किंग की। एक बार ना सारे रिलेज के अंदर की वर्किंग हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद सिर्फ हम रिले को एक ब्लॉक डायग्राम से शो करेंगे, हम रिले के अंदर उतर के नहीं देखेंगे अंदर क्या है। तो बेटा पहला होता है अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन पे काम करता है। फिर बैलेंस बीम रिले, ठीक है, इंडक्शन डिस्क रिले, इंडक्शन टाइप रिले, इंडक्शन कप रिले। ये 5 तरह के कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताने वाला हूं। और फिर बाद में जब हम प्रोटेक्शन में और गहराई में उतरेंगे, देन वी विल नॉट सी दीज कंस्ट्रक्शन। हम ये मान के चलेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन हमको मालूम है। अब जब ये हमको मालूम है तो हम आगे की बातें करेंगे। अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले, अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले में क्या होता है, इस रिले की कॉइल में जब करंट जाता है, इस रिले की कॉइल में करंट जब जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब एक लोहे का आर्मेचर होता है, आयरन का आर्मेचर होता है, जिसको ये अट्रैक्ट करती है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जब कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इट विल अट्रैक्ट द आयरन आर्मेचर, क्योंकि आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अट्रैक्ट्स द आयरन। और इस तरह के रिले को क्या कहते हैं, अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले। आप ये समझो कि रिले इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। रिले एक ऐसा स्विच है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। अब भाई हमें करना क्या है, कॉइल में करंट देके मोशन पैदा करना है। वो कैसे होगा कि जब कॉइल में करंट बहने लगा तो उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, उसने आयरन को अट्रैक्ट किया, आयरन में मोशन आया, बन गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, तो रिले इज नथिंग बट, आप लोग ये डेफिनेशन कई बार पढ़े भी होंगे, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच। ठीक है, रिले इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। अब इसके अंदर क्या होता है ना, जो टॉर्क बनता है, टॉर्क कैसे बनता है देखो, du/d θ एनर्जी के डेरिवेटिव से बनता है ना यार। और जितने बच्चों ने मेरा मशीन का कोर्स देखा हो जानते होंगे ऐसा कॉन्सेप्ट, नहीं तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात कर लो। अब इसके अंदर टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया I² के, और I² के लिए अगर ये प्रोपोर्शनल हो गया तो ये AC और DC दोनों पे चलेगा, तब ये दोनों पे चलेगा। क्योंकि अगर करंट नेगेटिव भी हो गया तो भी स्क्वायर की वजह से इट विल बिकम पॉजिटिव, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये AC DC दोनों पे काम कर सकता है क्योंकि इसके अंदर करंट का स्क्वायर आ रहा है।
तो मूविंग आयरन की तरह ही समझो, यहां मैग्नेटिक फील्ड बनी जिससे आयरन मूव कर गया, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब यहां पे देखो हमने क्या दिखाया, यहां पे हमने दिखाया ये K1I², दिस इज द ऑपरेटिंग फोर्स। ये क्या है? ऑपरेटिंग फोर्स। ठीक है, K2 दिस इज रीस्ट्रेनिंग फोर्स। अब ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स आया कहां से? ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स आया स्प्रिंग से। ठीक है, स्प्रिंग कोई करंट पे तो डिपेंड करता नहीं, स्प्रिंग का फोर्स। और ये कहां से आया? ये आया ऑपरेटिंग कॉइल से, जो मैंने अभी आपको डिराइव कराया। समझ आया ना? टॉर्क या फोर्स कुछ नहीं होता, एनर्जी का डेरिवेटिव होता है। आपका टॉर्क या फोर्स कुछ भी नहीं है, एनर्जी का डेरिवेटिव है। उसमें क्या आ गया? I²। कॉन्ग्रेट्स हेत, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। और डेफिनेटली आपके बारे में एक बार मैं जरूर चाहूंगा आप इस चैनल पे आके बच्चों को गाइड करो और बताओ कि आपने कैसे तैयारी की थी, क्या चीजें पढ़नी पड़ी थी, कैसे आपने पूरा सब कुछ मैनेज किया। एक बार सबको गाइड करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो जॉब की तलाश में, शायद आपका एक्सपीरियंस काम आए। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, जब फोर्स ग्रेटर देन 0 है तो रिले ऑपरेट कर जाता है। यानी कि व्हेन ऑपरेटिंग फोर्स is greater than रीस्ट्रेनिंग फोर्स, तब हमारा रिले ऑपरेट करता है। तो हम क्या कहते हैं? K1I² ग्रेटर देन K2, तो I मस्ट बी ग्रेटर देन √K2/K1। तो ये जो √K2/K1 है ना, इसको क्या बोल दोगे? इसे बोलेंगे पिकअप करंट। सर ये पिकअप करंट क्या चीज होती है? बेटा वो मिनिमम करंट जिसके ऊपर करंट अगर चला गया तो रिले विल ऑपरेट। द मिनिमम करंट अबव विच द रिले ऑपरेट्स इज कॉल्ड एज द पिकअप करंट। यहां बेटा कैरेक्टरिस्टिक कैसी आती हैं? दीज आर इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक। इनवर्स का मतलब है कि एज करंट इंक्रीजेस, ठीक है, एज करंट इंक्रीजेस द ऑपरेटिंग टाइम रिड्यूसेस। ठीक है, तो एज करंट इंक्रीजेस, फोर्स इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, टाइम ऑफ ऑपरेशन डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हमारी बनती है इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो यहां अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले का आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया यार। यहां पे देखना क्या होता है, ये बीच में हमारी कॉइल आ रही है यार। ठीक है, ये कॉइल आगे ये आ रही है, ये कॉइल आ रही है। इस कॉइल में जब आप करंट दोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी यार, तो ये अट्रैक्ट करेगी इस आर्मेचर को, ये अट्रैक्ट करेगी इस आर्मेचर को। ये जो मैंने सर्कल किया है ना, ये वाला पार्ट है आर्मेचर, इसको अट्रैक्ट करेगी। लेकिन उसकी वजह से स्प्रिंग खींचना शुरू होगा, स्प्रिंग खींचना शुरू होगा। अब ये स्प्रिंग जो है खींचने से बचना चाहेगा, ये स्प्रिंग इसे अपोज करेगा, स्प्रिंग इसे अपोज करेगा। ठीक है, स्प्रिंग अगर इसे अपोज करेगा तो वो हो गया रीस्ट्रेनिंग फोर्स, और ये जो कॉइल ने अट्रैक्ट किया ये हुआ ऑपरेटिंग फोर्स। अब जब ये ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये जो कांटेक्ट है, देखो ये वाले जो डॉट्स हैं, दीज आर फिक्स्ड कांटेक्ट, और ये वाला है मूविंग कांटेक्ट। तो फिक्स्ड और मूविंग कांटेक्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। एक तो फिक्स कांटेक्ट है जो फिक्स रखा है, और जब ये आर्मेचर मूव करेगा तो ये मूविंग कांटेक्ट फिक्स से चिपक जाएंगे और सर्किट ब्रेकर का सर्किट पूरा हो जाएगा। यही तो मैंने बताया था कि सर्किट ब्रेकर का जो सर्किट होता है, अगर आपको याद हो, मैंने दिखाया भी था। कि देखो ये होते हैं फिक्स कांटेक्ट, ठीक है, ये है मूविंग। अगर बेटा ये ऊपर जाके चिपक गया, अगर मेरे बच्चे ये ऊपर जाके चिपक गया तो ऐसे करंट फ्लो करने लगेगा। अगर ऐसे करंट फ्लो करने लग गया
ठीक है। अगर ऐसे करंट फ्लो करने लग गया तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर जाएगा, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ करंट हुआ ना भानु, अभी तो मैंने फोर्स निकाल के बताया, स्क्वायर ऑफ करंट। अब यहां पे देखो दूसरे केस में क्या है, ये कॉइल है जिसमें आपने इनपुट लगाया। अब ये कॉइल की वजह से क्या हुआ, ये आर्मेचर अट्रैक्ट हुआ, ये आर्मेचर अट्रैक्ट हुआ। अब ये आर्मेचर जब बेटा अट्रैक्ट हुआ तो यहां पे भी ये मूविंग और फिक्स्ड कांटेक्ट आपस में कनेक्ट हो गए, मूविंग और फिक्स्ड कांटेक्ट आपस में कनेक्ट हो गए। अभिनव एक चीज बताओ बेटा, गेट 2 बार अगर हो गया साल में तो उसके लिए पीएसयू को भी कायदे से 2 बार रिक्रूटमेंट करना चाहिए, या फिर पीएसयू को ये चेंज लाना चाहिए कि भाई 2 बार के स्कोर कार्ड को वो कंसीडर करेंगे 1 बार के रिक्रूटमेंट में। तो सिर्फ बेटा गेट 2 बार हो जाने से कुछ नहीं होगा। आईआईटी और नीट की जो कंडक्टिंग बॉडी है वही एडमिशन लेती है, तो वो एग्जाम मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, लेकिन रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम में अगर मल्टीपल टाइम करोगे, आईआईटी भले ही 4 बार करा दे, बट क्वेश्चन इज कि क्या पीएसयू कंसीडर करेगी, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। गेट 2 बार सिर्फ हो जाने से आप लोग आईआईटी से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आपने कभी ये सोचा जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वही एडमिशन भी ले रहा है, तो 2 बार हो या 4 बार हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गेट 2 बार हुआ तो बेटा उसका करोगे क्या स्कोर कार्ड का, अनलेस कि पीएसयू दोनों स्कोर कार्ड कंसीडर करे आपके। या तो आप ये बोलो कि पीएसयू आपका मल्टीपल स्कोर कार्ड कंसीडर करे जहां आप अपना बेस्ट स्कोर का यूज करो, जस्ट लाइक एमटेक, तो एक सेंस बनाता है। लेकिन अंधाधुंध चलना है, आईआईटी में देख लिया तो हवा में बात कर रहे हैं, कभी लॉजिकली इसके पीछे सोचा नहीं सोचा। चलो कोई बात नहीं, बच्चे मन के सच्चे। अब भाई आज के लिए इतना ही, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से फटाफट क्वेश्चंस का आंसर देंगे। द फंक्शन ऑफ रिले इज टू, द फंक्शन ऑफ रिले इज टू डिटेक्ट फॉल्ट, इंटरप्ट सर्किट, डिटेक्ट एंड इंटरप्ट बोथ ऑफ दीज। क्या आएगा फटाफट बताओ, चलो 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 फटाफट, क्या आएगा? ए, रिले डिटेक्ट करता है, इंटरप्ट कौन करता है? सर्किट ब्रेकर। अगला, प्रोटेक्टिव रिलेज आर द डिवाइसेस दैट डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशन बाय मेजरिंग, बाय मेजरिंग। कौन सी क्वांटिटीज को रिले मेजर करते हैं? कौन सी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं? क्या आना चाहिए? ऑब्वियस है आंसर भाई, फटाफट बता दो। क्या आना चाहिए? सी। बहुत ही बढ़िया। जो क्वांटिटी नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन में बदल जाए उसी पे चेक करोगे। अगर ऐसा नहीं ना हमेशा करंट या वोल्टेज, जो भी क्वांटिटी वेरी करे। बैकअप प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड सो एज टू, बैकअप प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड सो एज टू, क्या होना चाहिए बताओ, जल्दी बताओ, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? सी, टू एक्ट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्शन, टू एक्ट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्शन। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों। और जैसा मैंने बताया कि अभी हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है 15 से, अब अगला बैच आ रहा है हमारा March 1 से। और नेक्स्ट मंथ में बेटा, नेक्स्ट मंथ में विशाल सर लेके आ रहे हैं कंट्रोल प्लस पे बात कर रहा हूं, और मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए एनालॉग। ठीक है, एनालॉग। तो ये सब्जेक्ट अगर कवर करने तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ मेरे भाई। और अंकित ईएससी कोड से आपका 1 ईयर का फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। तो आप 2 ईयर के लिए जाइए ताकि मिनिमम पर मंथ कॉस्ट पड़े और आप विदाउट एनी इंटरेस्ट ईएमआई पे भी खरीद सकते हैं। और आइकॉनिक में अगर जाओगे 1 ईयर के लिए तो 45,225, 18 मंथ 24 के लिए जाओगे 66,600। ठीक है, तो यहां पे आपकी पर मंथ कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल देवाशीष, वो कैरेक्टरिस्टिक पिकअप करंट के आगे जाएगी। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो @अंकित 2047, और यहां मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अदर देन दिस यार, मेरा टेलीग्राम चैनल है ये,
जहां पे आपको सारे लेक्चर का पीडीएफ नोटिफिकेशन मिलेगा, और डाउट्स के लिए नीचे मैं ग्रुप दे रहा हूं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर डाउट क्लियरिंग। ठीक है भाई। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें यार, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहें। अब नेक्स्ट क्लास बेटा कल ही होगा ना, कल होगा 9:30 बजे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।